चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे नौसैनिक कमांडर की जिसने अकेले ही समुद्री साम्राज्यों को चुनौती दे डाली। नाम था कान्होजी आंग्रे। जरा सोचिए, 18वीं सदी की शुरुआत का वक्त है। हिंद महासागर सिर्फ एक समंदर नहीं है, बल्कि एक खुला जंग का मैदान बन चुका है, जहां हर कोई अपना कब्जा चाहता है। उस दौर में समुद्र पर राज था ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच जैसी बड़ी बड़ी ताकतों का। उनके जहाज, अरे वो तो तैरते हुए किले थे जिन्हें किसी भी चुनौती को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक आदमी जिसके पास बस छोटे छोटे जहाज थे, इन समुद्री ताकतों को झुकाने में कामयाब हो गया। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये समझने के लिए हमें पहले उस वक्त के माहौल को समझना होगा। ये सिर्फ जहाज़ों की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य की लड़ाई थी। मतलब मैदान में कई बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ पुर्तगाली और डच, और तो और मुगलों के वफादार सिद्दी भी थे। ये सब के सब भारत के अमीर समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। और इस पूरी लड़ाई का अखाड़ा था कोंकण का तट। अब देखिए, ये कोई आम सीधा साधा समंदर का किनारा नहीं था। यहाँ की चट्टानें, संकरी नदियां और छिपी हुई खाड़ियां, यही मराठों का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थीं। और ठीक इसी मुश्किल माहौल में एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जो इस भूगोल को, यहाँ के चप्पे चप्पे को अपनी हथेली की तरह जानता था, कान्होजी आंग्रे। अच्छा, एक बात सबसे पहले साफ कर लेते हैं। कान्होजी कोई समुद्री डाकू नहीं थे जैसा कि यूरोपियन कहते थे। उन्हें सरखेल का खिताब मिला था, जो मराठा नौसेना के एडमिरल का पद था। वो बागी नहीं, बल्कि राज्य के नियुक्त कमांडर थे। तो देखिए, ये पूरा नजरिए का खेल था। यूरोपियन उन्हें पायरेट या समुद्री डाकू कहते थे क्योंकि वो उनके मुनाफे के रास्ते में आ रहे थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के लिए वो अपने समुद्री व्यापार के रक्षक थे, अपनी आज़ादी के प्रतीक थे। असल में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। शिवाजी महाराज ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि नौसेना कितनी जरूरी है। आंग्रे ने बस उसी सोच को एक अजेय ताकत में बदल दिया। तो सवाल फिर रही, उन्होंने ये किया कैसे? जवाब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने यूरोपीय बेड़ों की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। फर्क साफ है ना? एक तरफ थे यूरोप के बड़े भारी भरकम लेकिन धीमे जहाज जो सिर्फ गहरे पानी में चल सकते थे, और दूसरी तरफ थे आंग्रे के छोटे तेज तर्रार जहाज जो उथले पानी में भी आसानी से निकल जाते थे। ये बिल्कुल डेविड और गोलियात वाली कहानी थी, बस समंदर में। ये देखिए, ये थे उनके जहाज गुर्राब और गल्लेवत। इनको रफ्तार और तेजी से मुड़ने के लिए बनाया गया था, आमने सामने की तोपों की लड़ाई के लिए नहीं। इनका डिजाइन ही अपने आप में एक पूरी रणनीति थी। लेकिन सच कहूं तो उनका सबसे बड़ा हथियार कोई जहाज था ही नहीं। उनकी असली ताकत थी कोंकण तट के भूगोल की उनकी जबरदस्त समझ। वो जानते थे कि कौन सी चट्टान कहाँ है, किस खाड़ी में दुश्मन को फंसाया जा सकता है और समंदर की लहरों का फायदा कैसे उठाना है। और इसी जबरदस्त नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने समुद्र में गुरिल्ला युद्ध, जिसे मराठे गनीमी कावा कहते थे, उसमें महारत हासिल कर ली। उनकी स्ट्रैटेजी सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही खतरनाक थी। बस 3 स्टेप्स थे। पहला, दुश्मन के बड़े जहाज को लालच देकर किसी संकरी चट्टानी जगह पर फंसाओ जहां वो हिल भी ना पाए। दूसरा, फिर अपने छोटे छोटे फुर्तीले जहाजों से मधुमक्खियों की तरह चारों तरफ से हमला कर दो। और तीसरा, इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, हमला करके वापस उथले पानी में गायब हो जाओ जहां वो आ ही नहीं सकते। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। जैसा सर वॉल्टर रैली ने कहा था, जिसका समंदर पर राज उसी का व्यापार पर राज, और जिसका व्यापार पर राज उसी के पास दुनिया की दौलत। और उनके काम का नतीजा वो खुद बोलता है। उन्होंने ब्रिटिशों को एक नहीं कई बार हराया, उनके जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, पुर्तगालियों को समझौते करने पर मजबूर कर दिया। हालत ये थी कि सूरत से लेकर वेंगुर्ला तक किसी भी विदेशी जहाज को व्यापार करने के लिए आंग्रे का परमिट यानी करताज खरीदना पड़ता था। और ये दबदबा कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 31 ईयर्स तक कायम रहा। 3 दशकों तक अरब सागर के वो बेताज बादशाह थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है। चलिए देखते हैं कि आंग्रे के बाद क्या हुआ और उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।
आंग्रे की मौत के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बिखर गया। 1729 में उनके जाते ही उनके बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस आपसी फूट ने मराठा नौसेना को अंदर से खोखला कर दिया। नतीजा, जो दबदबा कान्होजी ने 31 साल में बनाया था, वो कुछ ही दशकों में खत्म हो गया। तो आंग्रे की सफलता से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। सही रणनीति, अपने इलाके का ज्ञान और हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत एक छोटी सी ताकत को भी एक बहुत बड़े साम्राज्य पर भारी पड़ने का मौका दे सकती है। आज कान्होजी आंग्रे सिर्फ एक नौसैनिक कमांडर नहीं है, बल्कि वो उस शुरुआती प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ। वो भारत के शानदार समुद्री इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर आंग्रे के बाद आपसी फूट न हुई होती तो भारत का समुद्री इतिहास आज क्या होता? इस पर विचार जरूर कीजिए।